CH9 रूही का हाल ए दिल बयान। रुद्राक्ष और आरव के ऑफिस जाने के बाद राघव दवा लेकर विला के अंदर आया। उसने रूही को एक कुर्सी पर बैठाया, फिर अपने भरे हुए गले से रूही की तरफ देखकर पूछा, बहुत दर्द हो रहा है ना गुड़िया? बहुत जल रहा है ना? अभी यह दवा ले लो, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। यह कहते वक्त राघव बिल्कुल रोने जैसा हो गया था, जैसे कि किसी भी वक्त रो देगा। इस बार रूही से भी नहीं रुका गया। उसने कुर्सी से उठकर राघव को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसके गले में जलन होने के कारण यूएस और जे लेकिन उसके गले में जलन होने के कारण उसे और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी। जोर जोर से खांसी आने लगी। यह देखकर राघव ने जल्दी से उसे वापस कुर्सी पर बैठाया और नॉर्मल पानी लेकर आया और उसे पिलाने लगा। पानी पीने के बाद रूही को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। राघव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर उससे कहा, गुड़िया, अभी मुझे कहीं जाना है, तुम अपना ख्याल रखना और आज रात मैं बाहर ही रहूंगा, इसलिए तुम अच्छे से अपना ख्याल रखना और हो सके तो इतना भाई के सामने मत आना। यह कहकर राघव वहां से निकल गया। रूही उसे जाते हुए देख रही थी। राघव के जाने के बाद रूही अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें अपना हाल ए दिल बयां किया। रूही को बचपन से ही आदत थी, वह अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताती थी और अपनी डायरी में शायरी के जरिए अपनी फीलिंग्स लिखती थी। उसकी शायरी को गहराई से पढ़ा जाए तो उसका दर्द तकलीफ सब बयां होती था। उसने कभी अपनी फीलिंग्स किसी को बोलकर बयां नहीं की थी। सिर्फ एक शख्स था, वह भी अब उसके पास नहीं था, जिससे वह बातें करती थी, अपनी फीलिंग्स शेयर करती थी। उसने अपनी डायरी निकाली और अपना सारा डार्ट। उसकी शायरी को अगर गहराई से पढ़ा जाए तो उसका दर्द और तकलीफ सब बयां होता था। उसने कभी अपनी फीलिंग्स किसी को बोलकर बयां नहीं की थी। सिर्फ एक शख्स था, वह भी अब उसके पास नहीं था, जिससे वह बातें करती थी, अपनी फीलिंग्स शेयर करती थी। उसने अपनी डायरी निकाली और अपना सारा दर्द अपनी डायरी में लिखने लगी, क्योंकि उन शायरियों में उसकी फीलिंग्स और अपना दर्द बयां करके वह अपने दर्द को कम करती थी। उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, हर कोई मेरा हो जाए, ऐसी मेरी तकदीर नहीं, मैं वो शीशा हूँ जिसकी कोई तस्वीर नहीं। दर्द से रिश्ता है मेरा, खुशियाँ मेरे नसीब में नहीं, और कोई मुझे भी याद करे, इतनी मैं खुश नसीब नहीं। बाद में रूही ने खुद से कहा, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने, ऐसा भी कौन सा पाप कर दिया मैंने, जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हो भगवान मुझे। मैं नहीं चाहती इस बार भी आप मेरे दिल के करीब इंसान को छीन लो। मैं भाई को नहीं खो सकती, पहले ही मैं उसे खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी उम्मीद कभी नहीं हार सकती। मुझे यकीन है एक दिन वह मेरे पास जरूर आएगा और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। यह कहकर वह वापस अपने काम में जुट गई। दूसरी तरफ रुद्राक्ष अपने केबिन में बैठा हुआ विला के एक बॉडीगार्ड को फोन कर अपनी खतरनाक आवाज में उसे कहा, किचन का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दो। आरव को भी उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था रुद्राक्ष जो भी करेगा वह सही करेगा, वह सही करेगा। रुद्राक्ष के गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ विला में रुद्राक्ष के कहे अनुसार बॉडीगार्ड ने किचन का सारा सामान विला से बाहर पीछे गार्डन में रखवा दिया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को रुद्राक्ष और आरव ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। से पानी का गिलास सामने कांच की टेबल पर रख दिया और अपने घुटनों के बल बैठकर रुद्राक्ष के जूते निकलने लगी। जूते निकालने के बाद वहीं सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसने एक बार भी नजर उठाकर रुद्राक्ष की तरफ नहीं देखा कि उसके साथ कौन आया है कौन नहीं। उसे नहीं पता था कि रुद्राक्ष अकेला नहीं आया है। रुद्राक्ष एक तक उसे ही देखता रह गया, क्योंकि रूही ने बिल्कुल सिंपल सी नेट की ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसकी वाइट स्किन और भी ज्यादा निखर रही थी। वहीं इस वक्त एकदम कहर ढा रही थी, देखने वाला उसे देखा ही रह जाए। हालांकि रूही की साड़ी बिल्कुल सिंपल थी, उसके बाल खुले थे। किचन में काम करते वक्त उसने जूड़ा बना लिया था। उसके जूड़े से कुछ लेटे उसके चेहरे पर आ रही थी,
जो बार बार उसके चेहरे को चूम रही थी। किचन में काम करते वक्त उसने साड़ी के पल्लू को अपनी कमर में अटका लिया था, जिस वजह से उसकी थोड़ी थोड़ी कमर भी देख रही थी, लेकिन रुद्राक्ष के किए हुए टॉर्चर के निशान उसके शरीर पर साफ दिख रहे थे, जो कि इस वक्त नीले रंग के हो गए थे। लेकिन फिर भी रूही की खूबसूरती पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा, जैसे खुशी के मारे नाचने को थी। सोनम ने जैसे ही विला के अंदर देखा तो वह देखते ही रह गई। यह पूरा विला किसी महल से कम नहीं था। हर चीज इतनी महंगी, इतनी लग्जरियस थी कि शायद कीमत लगाना भी लगभग नामुमकिन था। वह तो अब किसी भी कीमत पर रुद्राक्ष को अपना बनाना चाहती थी, ताकि इस लग्जरियस महल में रह सके और ऐसो आराम की जिंदगी काट सके। रुद्राक्ष उसे विला के अंदर लेकर आया और राघव आरव के पास जाकर सोफे पर बैठ गया। सोनम भी बिल्कुल उससे चिपक कर बैठ गई। रुद्राक्ष को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को दबाए चुपचाप पानी की पट्टियां करने लगा। उसके पैरों को साफ करके उस पर मेडिसिन लगा दी। रुद्राक्ष और आरव उसे होश से बैठकर ही देख रहे थे। वह दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। आरव के जाने से पहले रूही के कमरे के गेट से अंदर जाकर देखा तो राघव बहुत ही प्यार से उसके सर पर ठंडी पानी की पट्टियां कर रहा था। आरव को भी समझ नहीं आ रहा था कि राघव, जो तीनों को छोड़कर और दादाजी को छोड़कर किसी से सीधे बात नहीं करता, वह रूही को इतनी प्यार से संभल रहा है। आरव को भी रूही से अपनेपन का एहसास होता था, लेकिन उसने भी नफरत के चलते अपने हर एक की सारी रात के अंधेरे में, चांद की रोशनी में वह बिल्कुल किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी। रुद्राक्ष उसे देखते हुए वहीं बालकनी पर लगे झूले पर बैठ गया। वह एक टक रूही को देख रहा था। न जाने रूही को देखते देखते कब उसे वही नींद आ गई, उसे पता भी नहीं चला। सुबह का वक्त रुद्राक्ष और आरव हमेशा की तरह अपने वक्त पर होकर फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ गए। लेकिन आज विला में कोई भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि रूही अभी तक गार्डन में बेहोश पड़ी थी। एक बॉडीगार्ड ने उन दोनों के लिए कॉफी बनाई और उन्हें दे दी। रुद्राक्ष और जैसे ही विला के गेट के अंदर आया, राघव ने रुद्राक्ष की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि रुद्राक्ष अकेला नहीं आया था। उसके साथ एक लड़की थी जिसके चेहरे पर सिर्फ मेकअप ही मेकअप दिख रहा था, जैसे कि मेकअप की पूरी दुकान उसी ने अपने चेहरे पर लगा ली हो। और ड्रेस उसने इतनी छोटी पहन रखी थी कि उसका शरीर मुश्किल से ही छुपा रहा था। यह देखकर राघव ने अपने मन में कहा, यह भाई बेशर्मी का कॉम्प्लेक्स कहाँ से उठा कर लाए हैं। यह किसी भी एंगल से लड़की देख नहीं रही है, इससे अच्छी तो चुड़ैल होती है। पता नहीं भाई इससे बैठा रहा, क्योंकि वह जिस काम के लिए सोनम को लाया था उस काम को किए हुए बिना ही वह सोनम को यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता था। रुद्राक्ष सोफे पर बैठता है, जोर से रूही को आवाज लगाकर कहता है, रैबिट, तुम्हें पता है ना, बाहर से कोई आता है तो उसके लिए जूस और पानी लाकर देते हैं, लेकिन तुम इतनी देर कैसे लगा सकती हो? सोना भी यह देखना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन है जिसे रुद्राक्ष रैबिट कह रहा है। वहीं रुद्राक्ष की आवाज किचन में काम कर रही रूही के कानों में पड़ी तो वह जल्दी से पानी का गिलास लेकर होल की तरफ आ गई। उसने जल्दी वह उसे टॉर्चर करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता था, लेकिन रूही ने अब तक उसकी एक भी बात को नहीं टाला था और न ही कभी किसी चीज की शिकायत की थी। उसके सामने एक बार भी आवाज नहीं निकली थी। इस 1.5 महीने में रुद्राक्ष ने रूही को किसी जानवर की तरह ट्रीट किया था, लेकिन रूही ने फिर भी हार नहीं मानी। वह रुद्राक्ष के टॉर्चर को चुपचाप रहती रही। विला मार्केट से बहुत दूर शांत जगह पर बना हुआ था, इसीलिए मार्केट तक जाने में गाड़ी से कम 1 घंटा लगता था। वही रूही बिना किसी चीज की परवाह किए पैदल ही नंगे पांव मार्केट। कहाँ राघव, यह क्या पागलपन है? तुम्हें किसने कहा था इस लड़की को यहाँ उठाकर लाने के लिए? राघव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया
और चुपचाप रूही के कमरे की तरफ जाने लगा। यह देखकर तो रुद्राक्ष और आरव का गुस्सा और बढ़ गया। रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल करते हुए राघव की तरफ देखकर पूछा, क्यों राघव, लगता है तुम्हारा भी दिल इस लड़की की खूबसूरती देखकर इस पर आ गया है। इसने तुम्हें भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया है। यह सुनकर तो राघव, जो कि रूही के कमरे की तरफ जा रहा था, उसके कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे पलट कर आरव, रुद्र, सोनम यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही है और तुम इसे विला में क्यों लेकर आए हो? आरव ने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि रुद्राक्ष आज तक ना ही किसी लड़की की तरफ देखा और ना ही अपने करीब आने दिया जो उसे सेड्यूस करने के लिए उसके करीब आने की कोशिश करती। वह उन्हें ऐसी सजा देता कि वह अपनी मौत की भीख मांगती। रुद्राक्ष ने एक तक रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए आरव से कहा, मैं सोनम से बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ और मैसेज राठौर बनाने वाला हूँ। यह सुनकर आरव को पता था कि यह सब रुद्राक्ष रूही को टॉर्चर करने के लिए है, पर बहुत घमंड था कि कोई भी लड़का उसे देखकर पागल हो जाएगा। लेकिन सुंदर यह बिल्कुल भी नहीं थी। इतना मेकअप लगाने के बाद यह मेकअप से पुती हुई चुड़ैल से कम नहीं लगती थी। फिर भी इसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। आज तक न जाने इसने कितने ही लोगों के साथ अपनी रातें रंगीन की है। यह रुद्राक्ष की पावर और प्रॉपर्टी देखकर तो पागल हो गई। यह तो हमेशा से रुद्राक्ष के पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन रुद्राक्ष के नेचर के बारे में सभी को पता था, इसलिए यह कभी उसके करीब नहीं आई। लेकिन आज उनमें से कोई भी ऑफिस नहीं जाने वाला था। राघव तो वैसे भी ऑफिस नहीं जाता था, वह तो अंश के साथ ही रहता था। रुद्राक्ष बिना ड्राइवर के ही अपनी कार लेकर विला के बाहर निकल गया। आरव और राघव भी अपने कमरे में चले गए। करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष की कार विला के बाहर आकर रुकी। रुद्राक्ष अपनी एरोगेंट चाल से चलकर विला के अंदर आया और राघव तो इस वक्त हाल में ही बैठे हुए थे। राघव की नजर जैसे ही रुद्राक्ष पर पड़ी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम याद नहीं करते और हम बोल नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते और हम रुला नहीं सकते। इतनी प्यारी है मोहब्बत हमारी, तुम जान नहीं सकते और हम बात नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, तो आखिर ऐसा क्या देख लिया? आरव और राघव ने ऐसा क्या देख लिया जो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई? क्या कभी रूही के दुखों का अंत होगा? क्या कभी रूही के दुखों का अंत होगा? क्या कभी रूही इस नफरत की आग से बाहर निकल पाएगी? क्या रुद्राक्ष को चेज 10 रुद्राक्ष की होने वाली बीवी आरव और राघव सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं रूही किचन में काम कर रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर काम पूरा नहीं मिला तो रुद्राक्ष उसे फिर से टॉर्चर करेगा। वैसे तो रूही सारा काम समय पर खत्म करती थी और हर काम अच्छे से करती थी, लेकिन फिर भी रुद्राक्ष रूही को हमेशा टॉर्चर करता रहता था। इस 1.5 महीने में उसने रूही को न जाने किस किस तरह से टॉर्चर किया, शायद कोई आम लड़की यह सह भी नहीं पाती। रुद्राक्ष की कार विल के बाहर आकर रुकी। रुद्राक्ष एरोगेंट चाल से चलकर विला के अंदर आया। रुद्र, लगभग रात के 10 बज रहे थे। रूही धीरे धीरे करके सामान को विला में लेकर आ रही थी। रूही जैसे तैसे करके 4 घंटे में विला पहुंची। रूही विला के गार्डन में पहुंचते ही, क्योंकि उसने सुबह से खाना नहीं खाया था, रुद्राक्ष ने सिर्फ उसे एक वक्त खाना खाने के लिए कहा था और इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। रूही ऐसे ही गार्डन में बेहोश पड़ी रही, लेकिन रुद्राक्ष ने उस पर जरा भी रहम खाकर विला के अंदर लेकर नहीं आया। आरव और रुद्राक्ष अपने अपने कमरे में जाकर सो गए, क्योंकि रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड से कहकर उनके लिए रूही गार्डन में बेहोश पड़ी थी। वही रुद्राक्ष अपने किंग साइज बेड पर सोया था, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, जैसे कि कोई अपना उसकी राह देख रहा हो। रुद्राक्ष ऐसे ही करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आई। वह खड़ा होकर बालकनी में आया
तो उसकी नजर रूही पर पड़ी, जो बेहोश सामान के साथ वही गार्डन में बैठी हुई थी। सिंपल सी गुलाबी रंग की साड़ी चांद की रोशनी में रूही का गोरा बदन किसी नूर की तरह चमक रहा था, क्योंकि रूही तो वैसे भी कयामत थी। इस वक्त गुलाबी रंग पास पछताने का भी वक्त नहीं है। आपने इस मासूम सी बच्ची को इतना टॉर्चर किया है जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। अगर सच में यह बेकसूर हुई, अगर सच में इसने कोई गुनाह नहीं किया होगा, तब आप दोनों क्या करेंगे? क्या कभी आप दोनों खुद को माफ कर पाएंगे? आप दोनों अभी पूरे के पूरे जानवर बन चुके हैं, लेकिन मैं आपकी तरह कठोर नहीं हो सकता। ये कहकर राघव बिना उनकी बात सुने रूही को उसके कमरे में ले गया। उसने उसे अच्छे से लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर किचन में जाकर पानी लेकर आया, रूही के सर पर ठंडे पानी की एहसास को दबा दिया। पूरा दिन राघव ने रूही के पास ही निकाल दिया। शाम को रूही को होश आया तो राघव ने उसे अपने हाथों से अच्छे से खाना खिलाया। फिर उसे वापस ब्लैंकेट से कवर और सुला दिया। राघव ने विला में 4-5 नौकरों को भी बुला लिया था ताकि रूही आराम कर सके। वह रूही को सुलाने के बाद अपने कमरे की तरफ चला गया, क्योंकि वह सुबह से ही रूही के पास था। फ्रेश होकर बिना खाना खाए अपने बेड पर सो गया। सुबह रूही भी कुछ हद तक ठीक हो गई थी। वह उठकर अपने काम में लग गई। सभी को ब्रेकफास्ट सर्वे किया। आज रुद्राक्ष ने उसे कुछ नहीं। आरव आराम से अपनी कॉफी पीने लगा। तभी विला के बाहर राघव की कार आकर रुकी और राघव कार से उतरा। जैसे ही विला के अंदर आने लगा तो उसकी नजर गार्डन में पड़ी रूही को देखकर हैरान हो गया। रूही गार्डन में बेहोश पड़ी थी। वह जल्दी से लंबे लंबे कदम लेकर रूही के पास गया। उसने रूही के सर को छूकर देखा तो रूही बुखार से तप रही थी। उसकी नजर रूही के पैरों पर गई तो रूही के पैर खून से लथपथ थे। तभी हाल में बैठे आरव और रुद्राक्ष की नजर राघव पर पड़ी तो दोनों के हाथों की मुठ्ठियां कस गई। आरव ने गुस्से भरी निगाहों से राघव को देखते हुए, विला में क्यों लेकर आए हैं? आज तक तो उन्होंने किसी भी लकड़ी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आज एक लड़की को ही उठा कर ले आए। मुझे तो इसकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वहीं आरव ने उस लड़की की तरफ देखा तो वह उसे पहचान गया। वह रुद्राक्ष के ऑफिस में बहुत बार आ चुकी थी। इस लड़की का नाम सोनम कपूर था। इसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था कि कोई भी लड़का इसे देखकर पागल हो जाएगा, लेकिन सुंदर यह बिल्कुल भी नहीं थी। इतना मेकअप लगाने के बाद यह मेकअप से पुती हुई चुड़ैल से कम नहीं लगती थी। फिर भी इसे अपनी सुंदरता पर उसने किचन का सारा सामान लिया और सामान बहुत ज्यादा हो गया था। रूही धीरे धीरे सामान लेकर विला की तरफ बढ़ रही थी। वहीं रुद्राक्ष उसका यह हाल विला में बैठे सोफे पर किसी किंग की तरह बैठकर देख रहा था, जैसे कोई टीवी सीरियल देख रहा हो। रूही धीरे धीरे सामान को लेकर आ रही थी, लेकिन सामान बहुत ज्यादा था। ऊपर से उसके पैरों से खून निकल रहा था, इसलिए उसका चलना लगभग नामुमकिन था। फिर भी वह जैसे तैसे करके सामान को लेकर आ रही थी। वैसे भी उसे मार्केट तक पहुंचने के लिए 3 घंटे लग गए थे। 1 घंटा सामान खरीदने में। अभी लेकर आओ। रूही बिना कुछ बोल पैसे उठाकर विला के गेट से बाहर निकल गई। रूही ने इस वक्त पैरों में कुछ नहीं पहन रखा था, क्योंकि रूही जब से विला में आई है तब से अब तक उसने पैरों में कुछ नहीं पहना था। उसकी आंखों का पानी एक पल के लिए भी नहीं सूखा था। उसकी आंखें हर वक्त नम रहती थी। अब तक उसके चेहरे पर एक बार भी मुस्कान नहीं आई थी। रूही को विला में आए हुए पूरा 1.5 महीना हो गया था। नहीं, अब तक उसके शरीर से चोटों के निशान गए थे। रुद्राक्ष उसे आए दिन नई नई चोटें देता रहता था। रुद्राक्ष ने एक बार भी रूही पर तरस नहीं खाया और रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, ना ही इसने मुझे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया है और ना ही मेरा दिल इस पर आया है। मैंने इसे अपनी छोटी बहन माना है। तभी आरव ने उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, आजकल तेरी बहुत जुबान चलने लगी है।
तुझे बहुत फिक्र हो रही है इस लड़की की, यह खुद अपने गुनाहों की सजा भुगत रही है। राघव ने तंज भरी मुस्कान के साथ उन दोनों की तरफ देखकर कहा, हो सकता है जिन गुनाहों की बात आप कर रहे हैं वह इसने किया ही ना हो। अगर सच में यह बेकसूर हुई तो क्या कभी आप दोनों खुद को माफ कर पाएंगे? अब तो आप दोनों के डिनर तैयार करवा लिया था। उन दोनों ने डिनर किया और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। ऐसा नहीं था, रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखा। नहीं था, रुद्राक्ष को खुद रूही की तरफ के खिंचाव महसूस होता था। उसे इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता था क्योंकि वह एक ऐसी लड़की की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता है, जबकि वह आज तक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। लेकिन रुद्राक्ष रूही के लिए अपनी नफरत को कम नहीं होने दे सकता था। वह नफरत की आग में जल रहा था। उसे सिर्फ रूही से अपना बदला लेना था। रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखकर कहा, रैबिट, डिनर तैयार करो। रूही ने उसे कुछ नहीं कहा, अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर डेविड स्माइल से कहा, अच्छा रैबिट, किचन में सामान खत्म हो गया है और डिनर बनाने के लिए तो सामान की जरूरत पड़ेगी। अब क्या किया जाए? घर पर तो एक भी मेड नहीं है जो बाजार जाकर सामान लेकर आ सके। अब किसी को तो बाजार जाना पड़ेगा और इस घर में फालतू इंसान तुम ही हो। यह कहकर उसने रूही के सामने नोटों की गडरी रख दी और उसकी तरफ देखकर कहा, पैसे उठाओ और बाजार से किचन का सारा सामान ले के लिए निकल गई, क्योंकि रुद्राक्ष ने शक्ति से कहा था कि वह सारा सामान पैदा ही लेकर आएगी। इस 1.5 महीने में रुद्राक्ष ने रूही को किसी भी जरूरत की चीज पर ध्यान नहीं दिया, न ही उसकी कोई जरूरत की चीज उसे ला कर दी। रूही को सारा सामान मेड ने दिया था, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद रूही की खूबसूरती पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके शरीर पर चोटों के निशान बहुत थे। एक चोट का निशान जाता नहीं, रुद्राक्ष दूसरा दे देता। रूही लगभग नंगे पैर रोड पर चलते हुए 3 घंटे में मार्केट पहुंची। उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे। यहाँ रूही तो अकेली थी, ऊपर से रुद्राक्ष का इतना टॉर्चर भी सहते हुए भी रूही काम कर रही थी। किचन में गर्मी और पसीने की वजह से उसके गाल हल्के गुलाबी पहले से ही थे, अब और भी ज्यादा गुलाबी हो गए थे। उसके बालों का जूड़ा बनाने के बाद भी कुछ लटें बार बार उसके होठों और गालों को चूम रही थी। वहीं रूही के चेहरे से पसीना बहता हुआ उसके ब्लाउज में जा रहा था। रूही की कमर भी पसीने से लथपथ थी। सच में रूही की पूरी स्किन हल्के गुलाबी हो गई थी। रूही इस वक्त बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। किबाड़ के लिए तो रुद्राक्ष का भी दिल कर रहा था कि वह उठकर रूही के चेहरे से उसकी लटों को पीछे करें और उसकी पतली नाजुक सी कमर को अपने हाथ में भर ले, लेकिन अपने नफरत के चलते वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। दूसरे ही पल रुद्राक्ष की आंखों में रूही के लिए नफरत झलकने लगी। सोनम, जो इतनी देर से रुद्राक्ष को ही देख रही थी, उसने खाना का एक निवाला लेकर उसे अपने मुंह से थूक दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए रूही से कहा, नौकरानी, यह खाना कैसा बनाया है तूने? ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाते। तुझे खाना बनाना भी नहीं आता। क्योंकि सोनम को रुद्राक्ष को हद से ज्यादा गुस्सा आता था। वह चाहता था जैसे वह हर किसी को टॉर्चर करता है, वह उसके आगे गिड़गिड़ाते भीख मांगते हैं, वैसे ही रूही भी उसके आगे गिड़गिड़ाते आए भीख मांगे ही वह उसे छोड़ दे। लेकिन रूही ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। वह तो अब तक अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाली। रात में रूही ने सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। सभी खाना खाने लगे। रुद्राक्ष रूही को ही देख रहा था। इस वक्त रूही के चेहरे पर थकान और पसीना साफ दिख रहा था, क्योंकि इतने बड़े विला का काम करते करते तो 50 से 60 थक जाते। सोनम को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप सभी अपना खाना खाने लगे। कुछ ही देर में सभी खाना खाकर चले गए। रूही ने किचन और डाइनिंग टेबल सब कुछ साफ किया और अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे शाम हो गई।
सोनम अभी तक वेला में ही थी। रुद्राक्ष ने उसके लिए वहीं पर कमरा साफ करवा दिया था, क्योंकि वह रूही को हर तरीके से टॉर्चर करना चाहता था, जिससे वह चिल्लाए, चिल्लाए और भीख मांगे। लेकिन रूह थी कि उसके इतना टॉर्चर करने के बाद भी अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाल रही थी। इसीलिए भी रुद्राक्ष मैं चली गई और वहां से दूसरा गिलास पानी का लेकर आई और वही टेबल पर रख दिया और बिना कुछ बोले लंच की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में सभी लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। सोनम तो रुद्राक्ष से चिपक कर बैठी हुई थी। रुद्राक्ष को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इरिटेशन भी हो रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने रूही की तरफ देखकर कहा, रैबिट खाना कौन देगा? उसकी बात सुनते ही रूही आगे आई और सभी को खाना दे दिया। रुद्राक्ष की तो जैसे आज रूही से नजर ही नहीं हट रही थी। यह देखकर सोनम को और भी बात भी नहीं करते तो वह रूही के साथ इतना जल्दी कैसे अटैच हो सकता है। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपना सिर हिला दिया। रुद्राक्ष ने रूही की तरफ देखकर कहा, रैबिट, तुम सिर्फ एक गिलास पानी लेकर आई हो, तुम्हारी मालकिन के लिए पान लेकर आएगा। जाओ पानी लेकर आओ। रुद्र, सोनम यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही है और तुम इसे विला में क्यों लेकर आए हो? आरव ने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि रुद्राक्ष आज तक ना ही किसी लड़की की तरफ देखा और ना ही अपने करीब आने दिया जो उसे सेड्यूस करने के लिए उसके करीब आने की कोशिश करती। वह उन्हें ऐसी सजा देता कि वह अपनी मौत की भीख मांगती। रुद्राक्ष ने एक तक रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए आरव से कहा, मैं सोनम से बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ और मैसेज राठौड़ बनाने वाला हूँ। यह सुनकर आरव को पता था कि यह सब रुद्राक्ष रूही को टॉर्चर करने के लिए कर रहा है, लेकिन राघव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं सोनम ने रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो एक तक अभी भी रूही की तरफ ही देख रहा है। यह देखकर उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और रुद्राक्ष से प्यार से कहा, बेबी, यह लड़की कौन है? रुद्राक्ष को सोनम की यह बात सुनकर गुस्सा हद से ज्यादा आ रहा था, लेकिन वह इस वक्त गुस्सा नहीं कर सकता था। उसने अपनी धीमी मगर सख्त आवाज में सोनम से कहा, यह इस घर की मेड है और मेरी गुलाम। अब तुम इस घर की होने वाली मालकिन हो, तो यह तुम्हारी भी गुलाम हुई। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। रुद्राक्ष भले ही उसे टॉर्चर करता था, लेकिन कोई भी लड़की अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को नहीं देख सकती। वहीं रुद्राक्ष ने तो उसे उस लड़की का गुलाम बना दिया। रुद्राक्ष की बात सुनकर राघव गुस्से से वहां से खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। आरव और रुद्राक्ष भी उसे जाते हुए देख रहे थे। वह दोनों जानते थे कि राघव रूही से अटैच हो गया है, लेकिन यह बात उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि उनकी तरह ही अंश और राघव किसी के साथ अटैच नहीं होते थे। वह तो किसी से सीधे मुंह का ध्यान हटाने का और कोई जरिया नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने रूही के खाने की बुराई कि यहाँ तक कि रूही का खाना एक बेस्ट सेफ से भी अच्छा बनाती है। एक बार उसका खाना खाने वाला खाता ही रह जाता था। वही सोनम उसके खाने की बुराई कर रही थी। सोनम ने आगे उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अगर लोगों को सेड्यूस करना हो गया हो तो कम से कम खाने पर भी ध्यान दिया करो। तुम जैसी घटिया लड़की दूसरों को अपने जाल में फंसाना जानती हो। तुम्हें काम के पैसे मिलते हैं, अपनी सुंदरता दिखाने के नहीं। इसीलिए अपने जाल में दूसरे मर्दों को फंसाया करो। सोनम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो रूही की सुंदरता, क्योंकि रूही जैसी सुंदर लड़की आज तक कहीं नहीं देखी थी, वह भी बिना मेकअप के, कितने सिंपल कपड़ों में, और ऊपर से रुद्राक्ष का लगातार रूही को देखना। वहीं आरव और रुद्राक्ष ने सोनम की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी राघव गुस्से से अपने दोनों हाथों को टेबल पर मारकर खड़ा हुआ और सोनम की तरफ
देखकर चिल्लाते हुए कहा, पहले अपने अंदर झांक के देखो, जो रोज रात को लड़कों के साथ रहती है और दूसरों को कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रही है। अमीर अमीर लड़कों को देखकर उनके साथ रातें रंगीन करती है और दूसरों पर उंगली उठाती है। अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो एक काम करो, क्यों नहीं करती, खुद ही बना लो। गुड़िया के खाने पर उंगली क्यों उठा रही हो? मुझे तो लगता है शायद आज तक तुमने ऐसा खाना नहीं खाया होगा। राघव की बात सुनकर तो सोनम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि कहते हैं न सच हमेशा कड़वा होता है। सोनम ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, बेबी देखो, तुम्हारा भाई मेरे साथ है, इस नौकरानी की वजह से कैसे बात कर रहा है। मुझे लगता है इस नौकरानी पर तुम्हारे भाई का दिल आ गया है। मैं सच कह रही हूँ, इस नौकरानी को निकाल दो, नहीं तो यह पता नहीं और क्या क्या करेगी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर। सोनम की बात सुनकर रुद्राक्ष ने राघव की तरफ देखकर कहा, राघव चुपचाप बैठ जाओ। और यह क्या तरीका है बात करने का? वह तुम्हारी होने वाली भाभी है। यह बात सुनकर तो सोनम जैसे खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। और शादी हो जाने के बाद बहुत जल्द मैं इस नौकरानी को भी घर से निकाल दूंगी। आरव ने भी राघव से कहा, राघव यह क्या बदतमीजी है, वह तुम्हारी होने वाली भाभी है तो उनसे अच्छे से पेश आओ। यह सुनकर तो राघव और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और डाइनिंग टेबल पर चढ़े हुए रेशम के कपड़े को झटके से खींच लिया, जिसकी वजह से सारा खाना जमीन पर गिर गया। उसने गुस्से से रुद्राक्ष और आरव की तरफ देखकर कहा, आप दोनों को आपकी यह मेकअप कॉम्प्लेक्स मुबारक हो, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इसे अपनी भाभी नहीं बुलाऊंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी इसे अपनी भाभी नहीं मानूंगा। और वैसे भी अगर गुड़िया का खाना इतना ही खराब बना है तो अभी घर में कोई मेड या नौकर नहीं काम क्यों नहीं करते? आप अपनी इस चलते फिरते मेकअप की दुकान से कहिए कि वह खाना बनाए, क्योंकि गुड़िया का खाना तो वैसे भी बहुत खराब बना था। इतना कहकर उसने रुद्राक्ष और आरव की बात सुने बिना किचन में गया। किचन में थोड़ा ही खाना बचा था। राघव ने एक ही प्लेट में रूही और उसके लिए खाना निकाल लिया और सारा खाना किचन की खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर डाइनिंग टेबल के पास आकर उन दोनों की तरफ देखे बिना ही रूही का हाथ पकड़कर ऊपर रूही के कमरे में ले गया। डाइनिंग टेबल पर बैठे तीनों इंसान उन्हें जाते हुए देख रहे थे। रुद्राक्ष और आरव को भी पता था कि रूही जैसा खाना तो उनके वर्ल्ड बेस्ट शेफ भी नहीं बना पाते थे, लेकिन वह अभी सोनम के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते थे। लेकिन भूख तो उन्हें भी लग रही थी। आरव रुद्राक्ष की तरह देखकर, रुद्र भूख तो लगी है, लेकिन अभी घर में एक भी मेड या नौकर नहीं है तो खाना कौन बनाएगा? और जहाँ तक हम जानते हैं, राघव अंश की तरह ही बहुत ज्यादा जिद्दी है। वह अब रूही को नीचे नहीं आने देगा। तो खाना कौन बनाएगा? क्योंकि इस वक्त विला में बॉडीगार्ड भी मौजूद नहीं थे और विला मार्केट से बहुत दूर था और रात भी काफी हो गई थी, इसलिए खाने की डिलीवरी भी नहीं हो सकती थी। रुद्राक्ष को सोनम पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखकर सोनम की तरफ देखकर कहा, सोनम अभी के लिए खाना तुम बना लो, कल सुबह तक विला में सैफ आ जाएंगे। रुद्राक्ष की बात सुनकर तो सोनम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। खाना बनाने के नाम पर तो सोनम की आंखें बड़ी बड़ी क्यों हो गई? और अब सोनम रूही के साथ क्या करेगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आगे मैं ऐसी ही वीडियो डाला करूँगी।